हेलो गाइज, वेलकम बैक। इन दिस सेशन डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन के बारे में, जिसमें हम राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के बारे में जान रहे हैं। पिछले वीडियो में बात करें उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रणथंभौर के चौहान रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम धार्मिक आंदोलन एवं लोक संस्कृतियाँ जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहला जो वीडियो था उसमें हमने चौहान वंश के बारे में और राठौड़ वंश के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बीकानेर के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ एवं किशनगढ़ के राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन किया था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही हमने इंक्लूड किए थे और जो NCERT में दे रखा है वही हम अध्ययन कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में अध्ययन करें दोस्तों, तो यहाँ पर रणथंभौर के जो चौहान वंश है इसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावनाएं। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोविंदराज के द्वारा। इसी के साथ बात करें यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हमीर का नाम सर्वोपरि है, यानी यहाँ पर सबसे प्रतिभाशाली और संपन्न जो शासक हुए थे उनका नाम हमीर देव चौहान था। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किए थे। ये जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का संस्थापक है और इसने रणथंभौर पर अनेक आक्रमण किए और जब ये गढ़ जीत न सका, किला जीत न सका, तो यही जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि रणथंभौर जैसे किले को मैं अपनी मूछ के या फिर दाढ़ी के बाल के समान भी नहीं समझता। अपनी जो अपराजितता है या फिर पराजित होने की जो असफल कारण है उस वजह से ऐसा कहता है। जलालुद्दीन खिलजी का जो दामाद होता है उसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अगला संस्थापक या फिर अगला शासक होता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है। इसका मुख्य कारण हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मंगोल शरणार्थी है इनको आश्रय देता है हमीर, और ये वही मंगोल है जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक होता है, जिसका इन अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बेगम जो होती हैं उनके साथ करंट अफेयर चल रहा होता है। किला ने जीत पाने पर कारण अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया पर वह वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम जौहर होता है, जिसमें दोस्तों जो जौहर होता है और इसी के साथ जो केसरिया होता है ये सब मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ये साका कहलाते हैं। और राजस्थान का पहला साका जो होता है ये 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा होता है, जिसमें हमीर देव चौहान जो है अपनी पत्नी रंग देवी के साथ में और उसकी पुत्री ने जौहर व्रत का पालन किया और यहाँ हमीर ने केसरिया किया, धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम जौहर कहाँ हुआ? तो रणथंभौर के किले में हुआ। कौन शासक था? हमीर देव चौहान था। और हमीर देवी की पत्नी के द्वारा जो नेतृत्व किया जाता है जौहर व्रत का, तो वो रंग देवी थी। और इसी के साथ हमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहान राज्य समाप्त हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 1301 ईस्वी में रणथंभौर का चौहान वंश समाप्त हो जाता है। हमीर के बारे में प्रसिद्ध जो लोकोक्ति है या फिर जो इनके बारे में बताया जाता है कि त्रिया तेल हमीर हट चढ़ेन दूजी बार, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जालोर के चौहान वंश। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल को माना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और स्वर्णगिरी मिलता है। यहाँ का जो किला है इसे स्वर्णगिरी कहते हैं और जैसलमेर का जो किला है उसे स्वर्णगिरी कहते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। रणथंभौर का दोस्तों जालोर का जो दुर्ग है उसे स्वर्णगिरी एवं जैसलमेर का जो दुर्ग है उसे स्वर्णगिरी कहा जाता है। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल, ये भी आप ध्यान में रखिए। जालोर का जो प्राचीन शिलालेख है उनमें जालोर का क्या नाम मिलता है? जाबालीपुर मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोहनगढ़ कहते हैं। और यहीं से यही क्वेश्चन आपको अपने माइंड में रखना है। सोहनगढ़ किसका अपभ्रंश है? तो सोहनगढ़ स्वर्णगिरी का अपभ्रंश है। इस पर्वत के नाम से ही चौहानों की यह शाखा सोनगरा कहलाई। तो सोहनगढ़ और ये जो सोहनगढ़ पर्वत है
इसी के आधार पर यहाँ के जो चौहान है वो सोनगरा चौहान कहलाए। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोहनगरा जो चौहान है इनके द्वारा कहाँ पर शासन किया गया, तो वो जालोर क्षेत्र में किया गया। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था। कानड़देव चौहान के समय भी यहाँ पर शाखा देखने को मिलता है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतने से पूर्व 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया था। सिवाना जो दोस्तों ये पड़ता है बाड़मेर में। सिवाना पर 1308 ईस्वी में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो होता है इसके द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक शाखा किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए 1308 में बाड़मेर का जो सिवाना दुर्ग है, यहाँ पर जालोर का जो स्वर्णगिरी दुर्ग है उससे पहले आक्रमण होता है। और आगे नेक्स्ट 1311 ईस्वी में कहाँ पर कानड़देव चौहान के शासनकाल में यहाँ पर जौहर और केसरिया देखने को मिलता है। उस समय चौहानों के एक सरदार जिनका नाम था सातलदेव। तो यहाँ पर दोस्तों सातलदेव जो है चौहानों के सरदार है जिनका नाम सातलदेव था। दुर्ग रक्षक थे कहाँ पर, सिवाना में। उसने अनेक स्थानों पर तुर्कों को छकाया था। किसने? सातलदेव ने। इसीलिए उसके शौर्य की धाक पूरे राजस्थान में जम चुकी थी। परंतु एक राजद्रोही भावले नायक, कौन है ये भावले नायक, सैनिक द्वारा विश्वासघात करने के कारण सिवाना का पतन हो गया। तो ये भावला सरदार जो है इसके बारे में आप ध्यान में रखें। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना जीतकर उसका नाम क्या रखा? खैराबाद। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। जिस प्रकार चित्तौड़ का खिजराबाद रखा गया उसी प्रकार सिवाना का खैराबाद जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस विजय के पश्चात 1311 ईस्वी में जालोर का भी पतन हो गया। 1301 में देखने को मिलता है कहाँ का पतन? रणथंभौर का। 1308 में ये मिलता है सिवाना बाड़मेर का। और 1311 ईस्वी में पतन देखने को मिलता है जालोर का। जालोर का यहाँ पर सिवाना का नाम खैराबाद रखा गया। इसके बाद दोस्तों बात करें पतन हो गया। वहाँ का शासक कानड़देव वीरगति को प्राप्त हुआ। वह सूरवीर योद्धा, देश स्वाभिमानी, चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से किले के निवासियों, सामंतों तथा राजपूत जाति का नेतृत्व कर एक अपूर्व ख्याति अर्जित की थी। किसने? कानड़देव चौहान ने। और यहाँ पर दोस्तों बात करें वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों द्वारा अधिकार था। तो दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र जो है, यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र की बात करें राजस्थान में तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें किसका? चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। सब हाड़ाओं से पहले मीणाओं का शासन था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा नामक जो मीणा है इसके द्वारा, मीणा के द्वारा बूंदी का नामकरण हुआ। तो बूंदा नामक मीणा के द्वारा बूंदी का नामकरण हुआ, ये भी आप ध्यान में रखें। कुंभाकालीन राणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ये राणपुर नहीं है, रणकपुर है दोस्तों। यहाँ पर एनसीईआरटी में भी मिस प्रिंटिंग मिल जाता है। राव देवा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। तो आप बूंदी का भी ध्यान में रखें। बूंदी का इतिहास हम बात कर रहे हैं। बूंदी के इतिहास का जो शुरुआत है ये 1241 ईस्वी में राव देवा ने मीणाओं को पराजित कर बूंदी राज्य की स्थापना की। बूंदी के प्रसिद्ध किले का नाम तारागढ़ है और एक अन्य तारागढ़ अजमेर में भी है। और इस तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। बरसिंह हाड़ा ने करवाया। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रों के लिए विख्यात रहा है। तो ऐसा राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रों के लिए विख्यात रहा है? तो वो तारागढ़ रहा है। कौन सा तारागढ़ रहा है? तो वो बूंदी का तारागढ़ रहा है, जिसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। 1241 ईस्वी में बूंदी पर कौन आक्रमण करता है? तो राव देवा आक्रमण करता है, मीणाओं को पराजित करके यहाँ पर इस राज्य की स्थापना करते हैं। 1241 ईस्वी में जो चौहान वंश या हाड़ा चौहान वंश है, इसकी हाड़ा चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा? राव देवा के द्वारा, बरसिंह द्वारा। तारागढ़ का ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग बनाया जाता है। बूंदी के सुरजन सिंह ने 1569 ईस्वी में अधीनता स्वीकार की थी। किसकी? अकबर की। ये भी ध्यान में रखें। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी जो है ये शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है। तो दोस्तों बूंदी में जो है
ये 84 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी जो है ये अलवर में है। ए में 80 में ए आता है और अलवर में भी ए आता है, तो 80 खंभों की छतरी अलवर में है। 84 खंभों की छतरी जो है ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये बूंदी में है। तो इसका बात करें सुरजन सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार की, अकबर की। यहाँ पर मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन हमने देखा। राव किसके द्वारा, देवा के द्वारा बूंदी की स्थापना की जाती है। हाड़ा चौहानों की स्थापना की जाती है। बरसिंह द्वारा तारागढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग बनाया जाता है। सुरजन सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। और 84 खंभों की छतरी किसकी है, तो शत्रुसाल हाड़ा की है। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर लड़ता हुआ मारा गया था। कौन, शत्रुसाल हाड़ा। तो शत्रुसाल हाड़ा की मृत्यु कब हुई, 1658 ईस्वी में। और ये सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना का नेतृत्व से ओर से लड़ता हुआ मारा गया। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, बुद्ध सिंह के काल में मराठों का आक्रमण होता है बूंदी रियासत पर। और प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, जिसमें शाहजहां ने बूंदी को अलग कर माधो सिंह को सौंपकर 1631 ईस्वी में इसे नए राज्य की मान्यता दी थी। तो ये अलग से राज्य कब बना, तो 1631 ईस्वी में बना। किसने बनाया, तो शाहजहां ने बनाया। पहला शासक कौन बना, तो माधो सिंह बना। ये भी ध्यान में रखें। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिम सिंह इतिहास में चर्चित व्यक्ति रहा है। तो झाला जालिम सिंह क्यों चर्चित व्यक्ति रहा है, कोटा रियासत पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। कोटा में ऐतिहासिक काल में आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसीलिए कोटा का नाम नंदग्राम भी मिलता है। तो नंदग्राम किसका प्राचीन नाम है, कोटा का नाम है। ये भी आप ध्यान में रखें। और इसी के साथ हमने जो सोनग्रा चौहान है, सोनगढ़ पहाड़ी है, उसके बारे में भी देखा। जालोर को जबालीपुर कहा जाता था, ये भी देखा। और कोटा बूंदी जो है इसका सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्रशैलियाँ विख्यात रही है। तो ये भी ध्यान में रखिए, कोटा का प्राचीन नाम नंदग्राम। झाला जालिम सिंह जो है इसके द्वारा कोटा दुर्ग का प्रकोटा बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें कोटा बूंदी की सांस्कृतिक उपागम के बारे में, तो बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है, यानी ये पशु पक्षी प्रेमी यहाँ के लोग माने जाते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पशु पक्षियों के अधिकतर चित्र किस रियासत में हुए हैं, तो वो बूंदी रियासत में हुआ है। वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही है। शिकार के लिए कोटा एवं पशु पक्षियों के लिए बूंदी जो चित्रकला की शैली है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न जो लोक धर्म संस्कृतियां हैं उनके बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जो भी आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं उस पर शेयर करें। चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।